गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम पे बच्चों हम बात कर रहे थे सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता की। सेल के विद्युत वाहक बल की जब हमने बात की थी तो मैंने आपको कहा था कि जब सेल बंद परिपथ में होता है, जब सेल किस में होता है, बंद परिपथ में होता है, यानी कि जब हम सेल से धारा लेते हैं तो सेल बंद परिपथ में है, सेल से हम क्या है, धारा ले रहे हैं और सेल का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ में शामिल है, तो वोल्ट मीटर द्वारा मापा गया पाठ्यांक उसकी टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। और जब सेल से धारा नहीं ली जाती है, यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ में शामिल नहीं होता है, तब जो वोल्ट मीटर पाठ्यांक नापता है वो शुद्ध होता है, वो सेल का विद्युत वाहक बल होता है। यह अपन ने बात की थी। आज मैं एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूं। दो केस बता रहा हूं मैं। पहले केस में ये सेल है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ये सेल है विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ये। अब मैं सेल से धारा ले रहा हूं। जब सेल से धारा ले रहे हैं, जब सेल से धारा ले रहे हैं, उसी के आगे चल रहा है बच्चों। तब जब सेल से धारा लेंगे तो जो अब इस केस में क्या नापेगी, टर्मिनल वोल्टता नापेगी। जब सेल से धारा ले रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टता V बराबर हो जाएगा, और V बराबर हो जाएगा E माइनस IR। यही होगा, टर्मिनल वोल्टता नापेगी और E तो शुद्ध है, E तो शुद्ध है, और इसके सिरों पर वोल्टता पतन कितना है, इसके सिरों पर वोल्टता पतन है IR। तो E तो टोटल है और टोटल में से कितना घट जाएगा, IR घट जाएगा। तो ये वोल्टता पतन यानी कि जो टर्मिनल वोल्टता है वो आ जाएगी V बराबर E माइनस IR। मैंने पहले ही आपको बताया था, उस दिन भी बताया था आपको। इससे ही हमने आंतरिक प्रतिरोध निकाला, तो V बराबर क्या आ जाएगा, शुद्ध तो ये है, ये तो शुद्ध है, और शुद्ध में से कितना घट जाएगा, इतना, क्योंकि इसके सिरों पर इतना क्या आएगा, विभव पतन आ जाएगा। तो इस केस में टर्मिनल वोल्टता इतनी आ जाएगी, टर्मिनल वोल्टता आ गई। दूसरा केस, ये सेल है और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है। अब सेल को धारा दे रहे हैं। शुरू वाले केस में सेल से धारा ले रहे थे, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, सेल को धारा दे रहा हूं। जब सेल को धारा दे रहे हैं तब टर्मिनल वोल्टता, अब देखना, टर्मिनल वोल्टता यहां से यहां तक की, इसका खुद का विद्युत वाहक बल E है प्लस, और इसका कितना है IR। जब धारा दे रहे हैं तो इसके सिरों पर विभव पतन, इसका खुद का तो IR E है और इसका विभव पतन कितना हो जाएगा, IR। तो ये जुड़ जाएगा। जब सेल से लेंगे तो टर्मिनल वोल्टता शुद्ध विद्युत वाहक बल से क्या होगी, कम होगी, और जब सेल को धारा दे रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टता शुद्ध इतना है, उसमें इतना ऐड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, सेल से धारा लेते हैं जब टर्मिनल वोल्टता इतनी हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि इस केस में E ग्रेटर देन V है और इस केस में V ग्रेटर देन E होगा, क्योंकि इतना शुद्ध था, इतना तुमने दे दिया, तो V की वैल्यू जो टर्मिनल वोल्टता है वो कितनी आएगी, E से ज्यादा आएगी। और यहां पर जब ले रहे हैं धारा तो E कितना है, शुद्ध है, तो टर्मिनल वोल्टता कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। जब सेल से धारा लेते हैं तो बच्चों मैं पहले ही बता चुका हूं, सेल से धारा लेते हैं उस समय टर्मिनल वोल्टता नपता है, और जब सेल से धारा नहीं लेते हैं तब क्या नपता है, विद्युत वाहक बल नपता है। आज हम बात करेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा, सेलों का संयोजन। जैसे हमने प्रतिरोधों का संयोजन किया था, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सेलों का भी संयोजन करेंगे। और सेलों का संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला होता है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो पहला बात करूंगा सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की। तो सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की बात हो रही है। फर्स्ट डाल देते हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन की बात हो रही है
और जब सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन की बात हो रही है तो मैंने दो सेल बना दिए, ये पहला सेल, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये दूसरा सेल, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध। ये पहला सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E1 है, आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका विद्युत वाहक बल E2, आंतरिक प्रतिरोध R2, और इनको बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ दिया। ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ दिया है। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट है C। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। दो सेल है जिनके विद्युत वाहक बल क्रम से E1 और E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R द्वारा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये आपने देख लिया। श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है? सेलों का एक ऐसा संयोजन जिसमें विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल एक साथ जुड़े होते हैं। विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल, ये माइनस है, ये प्लस है। विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल एक साथ जुड़े होते हैं, तो इसका माइनस इसके किसके साथ जुड़ रहा है? प्लस के साथ जुड़ रहा है। इसका माइनस इसके प्लस के साथ जुड़ रहा है, यानी विपरीत टर्मिनल वाले सेल आपस में जुड़ रहे हैं। विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल यदि सेलों के आपस में जुड़ रहे हैं तो वो सेलों का क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। सेलों का एक ऐसा संयोजन जिसमें दो विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल आपस में जुड़ रहे हैं, इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ेगा। जरूरी नहीं दो लेंगे, तीन भी हो सकते हैं, चार सेल हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, मैं डेरिवेशन दो के लिए कर रहा हूं। तो विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल आपस में जुड़ रहे हैं, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन है। दो सेल है जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 है और आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है, इनको श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध R के साथ जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में एक सेल, दूसरा सेल और बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेल से क्या होती है? धारा लेते हैं, सेल को धारा देते नहीं है, सेल से धारा लेते हैं। तो परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी है? I धारा आ रही है, ठीक है। सेलों से श्रेणी क्रम में धारा समान रहेगी, धारा आ गई I, ठीक है। धारा I आ चुकी है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? यहां से यहां तक का IR। बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर यहां से यहां तक कितना होगा? IR। तो बाह्य प्रतिरोध चालू कर रहा हूं, बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर और ये हो जाएगा V इक्वल टू IR, समीकरण 1। अब पहले सेल के सिरों पर क्या नापेगी? टर्मिनल वोल्टा। क्यों? क्योंकि मैं सेल से धारा ले रहा हूं, तो पहले सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टा नापेगी। क्योंकि इस सेल से धारा ली जा रही है तो पहले सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टा निकाल रहा हूं। पहले सेल के, आपको ध्यान देना है समझने पर, सिरों पर टर्मिनल वोल्टा, और वो टर्मिनल वोल्टा हो जाएगी बच्चों कितनी? VA और B के बीच की, VAB, और V बराबर होता है E माइनस IR, तो ये हो जाएगा E1 माइनस IR1, क्योंकि V बराबर क्या होता है? E माइनस IR होता है टर्मिनल वोल्टा के लिए। तो टर्मिनल वोल्टा आ गई इस सेल के सिरों पर। इस सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टा ये आ चुकी है V बराबर E माइनस IR से, ये आ गई, समीकरण आ गई 2। अब ऐसे ही दूसरे सेल के सिरों पर भी क्या नापेगी? टर्मिनल वोल्टा, क्योंकि धारा ले रहे हैं सेल से, तो दूसरे सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टा V, B और C। E2 माइनस क्या हो जाएगा? IR2। तो अब अपन क्या कह सकते हैं? A और C के मध्य की कुल टर्मिनल वोल्टा, इन दोनों को जोड़ देंगे। A व C के मध्य की कुल वोल्टा, और वो हो जाएगा VAC इक्वल टू हो जाएगा VAB प्लस VBC।
और VAC का मान हो जाएगा E1 माइनस आई R1 प्लस E2 माइनस आई R2। यहां से VAC का मान हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस आई कॉमन आ गया R1 प्लस R2। इक्वेशन आ गई 4। मैंने कुछ नहीं किया है, पहले इसके सिरों पर विभवांतर निकाला यहां से यहां तक, वो आया IR। फिर मैंने इसके सिरों पर टर्मिनल वोल्टता निकाली, वो ये आ गई। फिर मैंने इस सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता निकाली, ये आ गई। फिर मैंने यहां से यहां तक की जो टर्मिनल वोल्टता निकाली, वो ये आ गई। अब बच्चों ध्यान से सुनिए कि यहां से यहां तक की जो टर्मिनल वोल्टता आएगी वो यहां से यहां तक के वोल्टेज के बराबर आएगी। यहां से यहां तक का वोल्टेज और यहां से यहां तक का वोल्टेज बराबर होगा, और यहां से यहां तक का वोल्टेज ये रहा और यहां से यहां तक का वोल्टेज ये रहा। तो समीकरण 1 और 4 को क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। तो अपन कह सकते हैं A और C के मध्य की वोल्टता प्रतिरोध R के सिरों पर वोल्टता के बराबर होगा। तो बिंदु A व C के मध्य की वोल्टता बाह्य प्रतिरोध R, बाह्य प्रतिरोध R के सिरों की वोल्टता के बराबर होगी। क्यों होगा बच्चों ऐसा? क्योंकि इसके सिरों की जो वोल्टता आई है वो ये रही और इसके सिरों की वोल्टता ये रही। तो ये दोनों यहां से यहां तक की वोल्टता बराबर, यहां से यहां तक की वोल्टता बराबर ही तो रहेगी। है यहां से यहां तक की वोल्टता और यहां से यहां तक की वोल्टता बराबर रहेगी। यहां से यहां तक की वोल्टता मैंने निकाल दी है, पहले मैंने इसकी निकाली, फिर मैंने इसकी निकाली और यहां से यहां तक की निकालने के लिए जोड़ दिया, तो बराबर होगी। तो समीकरण 1 और 4 को मैं बराबर कर दूंगा। तो ये हो गया V का मान IR और V का मान ये रहा, ठीक है ना। यानी कि V बराबर VAC, यानी कि IR बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2। इसको इधर लेके जाएंगे, IR प्लस आई R1 प्लस R2 इक्वल टू E1 प्लस E2। यहां से I कॉमन आ गया, R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू E1 प्लस E2। ये आ गया। यहां से यहां कर रहा हूं बच्चों मैं, I की वैल्यू आ गई E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। ये परिपथ में धारा निकल जाएगी। सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन से जो परिपथ में धारा आएगी वो ये आएगी, I इक्वल टू E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R प्लस R1 प्लस R2। ये हमारे पास क्या निकल के आई है, धारा निकल कर आई है बच्चों। ये धारा निकल कर आई है जहां पर E1 और E2 क्या है, दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल है, और R क्या है, बाह्य प्रतिरोध है, और कैपिटल R क्या है, R1। कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है, R1 और R2 क्या है, R1 और R2 क्या है बच्चों, सेल के आंतरिक प्रतिरोध हैं। तो ये धारा आ गई इस सूत्र के द्वारा। सूत्र 5 की सहायता से मैं क्या निकाल सकता हूं, परिपथ में धारा निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं, परिपथ में धारा निकाल सकता हूं। अब इधर देखिए बच्चों, यदि मैं ये कह दूं E1 प्लस E2 बराबर है E इक्विवेलेंट, E1 प्लस E2 बराबर मैंने कह दिया E इक्विवेलेंट सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल, ब्रैकेट में लिख दिया संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल, और R1 प्लस R2 है R इक्विवेलेंट संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध, संयोजन का कुल आंतरिक, संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध। ये संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल है, ये संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध है। तो इस सूत्र को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, I इक्वल टू E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसे लिखने से क्या फायदा हुआ, फायदा यही है कि E1 प्लस E2 को तो E इक्विवेलेंट लिख दिया कुल विद्युत वाहक बल, R1 प्लस R2 को R इक्विवेलेंट लिख दिया कुल आंतरिक प्रतिरोध, ये लिख दिया, ऐसे लिखा जा सकता है।
तो आपसे पूछेगा कि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो परिपथ में धारा कैसे निकलेगी? परिपथ में धारा ऐसे निकलेगी, मैं एक बार फिर कह देता हूं कि सबसे पहले इसके सिरों पर विभवांतर निकला, ये आ गया। फिर पहले सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता निकली, वो ये रही। दूसरे सेल के सिरों की टर्मिनल वोल्टता निकली, ये रही। यहां से यहां तक की कुल टर्मिनल वोल्टता ये आ गई, और यहां से यहां तक की कुल टर्मिनल वोल्टता यहां से यहां तक की वोल्टता के बराबर होगी। तो दोनों को मैंने बराबर कर दिया। बराबर करने पर आई का मान निकल चुका है। E1 प्लस E2 को मैंने क्या लिख दिया है बच्चों? इक्विवेलेंट लिख दिया है। और R1 प्लस R2 को मैंने क्या लिख दिया है? R इक्विवेलेंट लिख दिया है। यदि 3 सेल होते तो E1 प्लस E2 प्लस E3 चलता, और उनका आंतरिक प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 चलता। अब यदि मैं ये कह दूं कि n सेल जुड़े हुए हैं परिपथ में, ये निकल गई है। परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन में धारा निकल चुकी है। इस सूत्र से निकालते हैं। ये सूत्र कह सकते हैं या फिर ये सूत्र कह सकते हैं। आपको यहां पर केवल समझना है, पीडीएफ लगातार मिलती जा रही है, आपको काम वहां से नोट कर लेना है और लगातार मेरे साथ पढ़ते जाना है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। मैं ये कह रहा हूं कि यदि n सेल जुड़ रहे होते, यदि n सेल जुड़े होते बच्चों, तो ये सूत्र क्या हो जाता? मैं कह रहा हूं यदि श्रेणी क्रम संयोजन में n समान आंतरिक प्रतिरोध R व समान विद्युत वाहक बल E के सेल जुड़े हो, तब देखो बच्चों क्या होगा? धारा सबसे पहले तो इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। R तो रहेगा ही और R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, यानी कि जितने भी सेल जुड़े हुए हैं उनके विद्युत वाहक बल सभी के क्या है? समान। E है, और आंतरिक प्रतिरोध भी R है सभी के। तो इस स्थिति में E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? E प्लस E कितनी बार? n बार। और ये कितना आ जाएगा? n, यही आएगा। n सेल जुड़ रहे हैं और सभी के विद्युत वाहक बल कितने हैं? E है। n सेल जुड़ रहे हैं और सभी के विद्युत वाहक बल E है, तो ये n ही हो जाएगा E इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn होता है। तो R प्लस R डॉट 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 कितनी बार? n बार। तो ये हो जाएगा NR। इसलिए धारा I बराबर हो जाएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, ये होती है। और E इक्विवेलेंट का मान ये निकाल लिया, R इक्विवेलेंट का मान ये निकाल लिया। कंडीशन लेके चला हूं मैं। कंडीशन में ये लेके चला हूं कि जो n सेल जुड़ रहे थे उनके सभी के विद्युत वाहक बल समान है। जितने भी n सेल जुड़ रहे हैं उनके सभी के विद्युत वाहक बल समान है, E है। आंतरिक प्रतिरोध उनके समान है, R है। तब I बराबर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, वो मैंने निकाल लिया, n ही आ गया। R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, ये आ गया NR। तो I इक्वल टू ये होता है, यहां मान रख देंगे, तो ये आ जाएगा NE अपॉन R क्या है? बाह्य प्रतिरोध प्लस NR। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, n कॉमन ले लेता हूं, E अपॉन स्मॉल r बटे n, ये भी तो हो सकता है। n का भाग दे दिया तो ये आ जाएगा। तो ये सूत्र निकल कर आएगा उस केस में जब n समान विद्युत वाहक बल वाले सेल और समान आंतरिक प्रतिरोध वाले n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तब धारा इस सूत्र से निकलेगी। या इस मेन सूत्र ये था, इसका मान निकालकर ये आ गया, ये वाला ये आ गया अपने पास। अब बच्चों मैं ये कह देता हूं, यदि सेल के किसी भी एक टर्मिनल को उल्टा कर दिया जाए, किसी भी एक सेल के टर्मिनल को उल्टा कर दिया जाए, तब क्या होगा? दूसरा केस ले रहा हूं। ये सेल थे, इसमें विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल जुड़ रहे हैं। माइनस किससे जुड़ रहा है? प्लस से जुड़ रहा है। यदि मैंने इसको उल्टा कर दिया या इसको उल्टा कर दिया, दोनों सेलों में से किसी भी एक सेल के टर्मिनल को उल्टा कर दिया जाए, दोनों सेलों में से
ये स्पेशल नोट चल रहा है, दोनों सेलों में से किसी भी एक सेल के टर्मिनलों को उल्टा करने पर बच्चों दे देखिए आर में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, आर तो आर ही रहेगा। आंतरिक प्रतिरोध में फर्क पड़ेगा क्या? आंतरिक में भी नहीं पड़ेगा। प्रभाव किसमें पड़ेगा? विद्युत वाहक बलों में। तो जो इस केस में E इक्विवेलेंट या तो E1 माइनस E2 हो जाएगा या E2 माइनस E1 होगा। यदि सेलों के टर्मिनल उल्टे कर दिए तो पहले कितना था? E1 प्लस E2, तो उस समय अब हो जाएगा E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस E1 हो जाएगा। यह डिपेंड करेगा कि कौन सा सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा है। यदि इसका ज्यादा है तो इसमें से ये घटेगा, क्योंकि टर्मिनल हमने क्या कर दिए? उल्टे। जब उल्टे नहीं थे तब तो ये ऐड था, जोड़ हो रहा था, और जब उल्टे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक के टर्मिनल उल्टे कर दिए तो ये माइनस में हो जाएगा। ज्यादा वाले में से कम वाला घट जाएगा, या फिर ज्यादा E2 है तो E2 वाले में से E1 घट जाएगा। तो एक सेल के, दोनों में से एक सेल के यदि टर्मिनल उल्टे कर दिए तो जो तुल्य विद्युत वाहक बल हो जाएगा, तुल्य विद्युत वाहक बल या तो E1 माइनस E2 होगा या E2 माइनस E1 होगा। आंतरिक प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध का टर्मिनलों से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही बाह्य प्रतिरोध का टर्मिनलों से लेना देना है। लेना देना किसका है? विद्युत वाहक बलों का। तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएंगे? E1 माइनस E2 होगा इस केस में, या E2 माइनस E1 होगा। ये सेलों का हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लिया है। मैं एक बार फिर आपसे कह देता हूं, मैंने आज चालू किया था, जब सेल से हम धारा लेते हैं तब हमने कहा था टर्मिनल वोल्टता नपता है। तो टर्मिनल वोल्टता जो होती है V बराबर E माइनस IR होती है, लेकिन जब सेल को धारा दे रहे हैं तब टर्मिनल वोल्टता E प्लस IR हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि E तो शुद्ध है और IR तुमने दे दी धारा तो वोल्टेज IR और आ गया, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? E प्लस IR हो जाएगा। फिर हमने कहा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, दो सेलों का एक ऐसा संयोजन जिसमें विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हों, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। डेरिवेशन करने के लिए मैंने दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 तथा E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 है, को बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ जोड़कर परिपथ का निर्माण किया गया है। और परिपथ में सेल से ली गई धारा कितनी है? I। सेल से धारा कितनी ले रहे हैं? सेल में धारा दे मत देना। प्रतिरोध वाले जब डेरिवेशन किए थे तो हम बैटरी लगाते थे नीचे, इसमें बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल से तो ऑटोमेटिक धारा आती है, तो उसमें बैटरी लगाते थे, बैटरी लगाकर धारा देते थे प्रतिरोध में। यहाँ सेल से धारा आएगी और धारा कितनी आई, जिसका मान मुझे निकालना है। इसका मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? पहले इसके सिरों पर विभवांतर, वो आ गया V बराबर IR। फिर A और B के बीच की टर्मिनल वोल्टता VAB बराबर आ जाएगा E1 माइनस IR1, क्योंकि E माइनस IR होता है। और B और C के बीच की टर्मिनल वोल्टता VBC बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 माइनस IR2। तो A और C के बीच की टर्मिनल वोल्टता दोनों को ऐड करने पर आ जाएगी, और वो टर्मिनल वोल्टता इसके सिरों की टर्मिनल वोल्टता के बराबर रखी, और बराबर जैसे ही रखा मैंने, तो बराबर रखने पर IR प्लस IR1 प्लस R2 इक्वल टू E1 प्लस E2, I कॉमन R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या हो गया? E1 प्लस E2। I की वैल्यू कितनी आ गई? E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 आ गई, जहां E1 प्लस E2 क्या है? तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट है, और R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या है? R इक्विवेलेंट, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है। फिर आपन ने कह दिया है, ये लिख दिया इसको, ये आ गया। अब मैंने कहा कि n सेल जुड़ रहे हो जिनके विद्युत वाहक बल E हो, और n सेल है जिनके आंतरिक प्रतिरोध R हो, तब धारा सूत्र होता है ये E1 E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? NE, R इक्विवेलेंट की वैल्यू NR, ये हो जाएगा E अपॉन R प्लस R बटा N हो जाएगा। यदि दोनों सेलों में से किसी भी एक सेल के टर्मिनलों को उल्टा कर दिया जाए तो जो
तुल्य विद्युत वाहक बल होगा वो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 होगा। इतनी बात मैंने बच्चों की है। मैंने यहां तक इससे पहले जितने भी कराए हैं, यहां तक जितने भी कराए हैं, उनके सभी के नोट्स प्रोवाइड आपको लगातार होते जा रहे हैं। उनको आप पीडीएफ को थ्योरी के साथ ही पढ़ते रहें। थ्योरी जैसे वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद उसकी एक बार क्या कर लें, थ्योरी पढ़ लें, जिससे कोई भी कंफ्यूजन यदि आपको है तो वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी यदि कोई कंफ्यूजन रहता है, यदि कोई वॉइस की समस्या होती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप स्कूल में आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लगातार पढ़ते रहें, लगातार पीडीएफ में से काम करते रहें। पीडीएफ को और वीडियो को एक साथ पढ़ें। पहले वीडियो लेक्चर देख लिया, समझ लिया, फिर उसका काम नोट कर ले, जिससे क्या है कोई भी कंफ्यूजन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो लगातार आप पढ़ते रहें, लगातार मेरे साथ चलते रहें। और कल हम बात करेंगे बच्चों सेलों के समांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद।